नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो यूथ कंपटीशन की एक बुक आई है, अभी तो मार्केट में नहीं मिल रही है, वही पीडीएफ है, वही हम आज आपका रिवीजन कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, इसमें तो कम दिखाई दे रहा, हम आगे दिखाते हैं आपको। जो जो टॉपिक दिया हुआ है पूरा टॉपिक मतलब इन्होंने कवर किया है। आप समझ लीजिए यही पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध और पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पंचायत के वित्तीय स्रोत, पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना। इतना करने के बाद मतलब उसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए रहते हैं, लगभग 100, 50, 80, 150, 200 ऐसे दिए हुए हैं। पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र में भूमिका क्या क्या होती है। ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, आदर्श ग्राम पंचायत की भूमिका के रूप में, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका, बहुत चीज़ दिया हुआ है। कंप्यूटर भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। मतलब एक किताब खरीद लीजिए, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। और कंप्यूटर भी दिया है और क्या क्या पूछा जाएगा उसके पाठ्यक्रम भी दिए गए हैं दोस्तों। और जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध देख लीजिए। परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। अगर यही हर टॉपिक जैसे सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक अगर कोई यूट्यूब चैनल पढ़ा रहा तब तो बहुत बढ़िया है, अगर वो अपने मन से पढ़ा रहा तब तो अच्छा नहीं है। जैसे इस किताब में देख लीजिए, जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है वही टॉपिक के अनुसार इन्होंने यह किताब बनाई है। तो अब विस्तार वाला व्याख्या वाला पढ़ाएं कि बहुविकल्पी। आज हम बहुविकल्पी वाला पढ़ाते हैं, जैसे कहिएगा तब हम इसको भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। अगर इसका नोट्स बना लेते हैं तो समझ लीजिए निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। चलिए, बहुविकल्पी इसका कहाँ है, अभी ले चलते हैं आपको, क्योंकि लगभग जितने टॉपिक हैं लगभग कवर किया हुआ है। यहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ है। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में लागू किया था। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इससे आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वह अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके व प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। इसकी व्याख्या भी देखेंगे, भले समय लगेगा। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। यह प्रस्ताव रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला हम देखेंगे, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है कि इसे 1882 में लागू किया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही लागू किया गया था स्थानीय स्वशासन। अब कुछ अधिनियम के बारे में जानेंगे। इस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन
को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसे हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक सुदृढ़ बनाया गया। आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश में 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। मतलब 2 अक्टूबर 1952 में एक सामुदायिक कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। देश के 55 विकास खंडों में यह शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। वर्ष 1992 संविधान में 73वां व 74वां संविधान संशोधन में कर भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यह एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि इसका प्रयोग प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जनता की पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो जाती है। इससे ग्रामीणों की समस्या का समाधान सही समय पर संभव हो जाता है। पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी की हिस्सेदारी पंचायती राज व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? गांधी जी ने। महात्मा गांधी का यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। इसकी ग्राम विकास की अवधारणा, ग्राम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह गांधी जी के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन को है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में की गई थी। इसके अध्यक्ष एच.सी. हाप के द्वारा की गई थी। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष हाव हाउस ने 5 अन्य सदस्य थे। इस आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेंद्रीकरण करके अथवा न करके सरकारी व्यवस्था का सरल बनाया जा सके अथवा नहीं। जो यह शहरी विकेंद्रीकरण लिखा हुआ है, मुख्य सही पूछो यहाँ शाही मतलब शाही आयोग के नाम से भी यह जाना जाता है। शाही आयोग, राजशाही आयोग। किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? मॉन्टेग्यू। वर्ष 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है। आज सिर्फ 20 क्वेश्चन देखेंगे। स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, उपरोक्त सभी में मिलता है दोस्तों। अगला हम देखेंगे, किस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? यह उत्तमेरूर अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। चोल सम्राट प्रांतक के शासन के 12वें और 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तमेरूर अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन
एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध है। अगला हम देखेंगे, चोल अभिलेख में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तीन प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये सभी थे उर सभा और नगरम। उर साधारण लोगों की आम सभा थी, इसमें मतलब आम जनता भी शामिल हो सकती थी। सभा और महासभा ब्राह्मणों की एक सभा थी जो राजा द्वारा दान दी गए गांव की एक सभा थी जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, उसमें सभा एवं महासभा होती थी। नगरम या व्यापारी की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। और चोल, जो चोल की नगरम किस प्रकार की संस्था थी या व्यापारियों की संस्था थी? ब्राह्मणों की महासभा थी और उर जनसाधारण की थी, तो इसमें सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? इसे मतलब आलूगड़म या गड़म कहा जाता था। आलूगड़म या गड़म कहा जाता था, सी। और हाँ ठीक है। उर चोलकालीन ग्रामीण समाज में आधारभूत इकाई थी। उर कार्य समिति को आलूगड़म या गड़म कहा जाता था। यह गैर ब्राह्मणों की सभा थी। इसमें सामान्य लोग भाग लेते थे, यानी आम जनता इसमें शामिल हो सकते थे। चोलकालीन चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा और महासभा के कार्य समिति को क्या कहा जाता था? इसे वारियम कहा जाता था। चोलकालीन ग्रामीण संस्था महासभा की कार्य समिति को वारियम कहा जाता था। तमिल में इसका अर्थ होता है आय होता था। वारियम कार्य समिति के सदस्य वारी पेरुमक्कल कहा जाता था। प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर लेख वारियम कार्य समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी योग्यता थी, क्योंकि यह जो सभा थी ब्राह्मणों की सभा थी। वारियम सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव के कितने वार्डों में बांटा जाता था? यह 30 वार्डों में बांटा जाता था। यह हमने पहले भी कराया हुआ हूँ, जो ये सब मतलब अभी किताब आई है, मैंने अपने नोट्स में देखेंगे तो यूट्यूब पर हमने डाला हुआ है ये सब। वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि चुना जाता था तथा कुल 30 सदस्य विभिन्न कार्य समितियों से चुने जाते थे। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी? 1793 के द्वारा 1793 चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई, किंतु वास्तविक रूप से स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। आधुनिक नगरपालिका में पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ था? ब्रिटिश काल में। आधुनिक नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में और ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया गया था। 1687 में जो लिखा हुआ है, प्रथम नगरपालिका अगर पूछा जाएगा कहाँ स्थापित किया गया था, तो मद्रास में। विजयनगर साम्राज्य की में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? उसे नाडु कहा जाता था। नाडु मतलब होता है जिला। विजयनगर साम्राज्य गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडु थी तथा इसके सदस्यों को नातवार कहा जाता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी। दोस्तों अब इसके आगे हम शाम को कराएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर यह रिस्पांस अच्छा रहा तो शाम को कराएंगे और व्याख्या भी कराएंगे।